नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच किसी जमाने में दांत काटी दोस्ती थी। जय वीरू जैसी दोस्ती की हामी भरी जाती थी। प्रधानमंत्री कहते थे, माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उधर से डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कोई कमी नहीं रखते थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। भारत में डोनाल्ड ट्रंप के आने पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तब से दोनों के रिश्तों में, यहां तक कि दोनों देशों के रिश्तों में जो खटास आई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 65 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और दूसरी तरफ लगातार टैरिफ थोपते जा रहे हैं। यह सिलसिला थम नहीं रहा और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। मुझे खुश करना नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है, वे मुझे खुश करना चाहते हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बेहद अहम जानकारी सामने आई है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिका की सरकार को खुश करने के लिए अमेरिका की फर्म्स को लॉबिंग के काम पर लगा रखा है। ये लॉबिंग फर्म नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए व्हाइट हाउस की खिदमत में लगी हुई है। करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद ये कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को अब तक खुश नहीं कर पाई हैं, जैसी खुशी की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सरकार अमेरिका में इन लॉबिंग फर्म पर 1.8 मिलियन डॉलर सालाना खर्च कर रही है। इस खर्चे के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप है कि मानते ही नहीं है। गाहे बगाहे भारत सरकार भारत और नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाले बयान देते रहते हैं और टैरिफ का मामला तो सुलझ ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हमारे साथ, हमारी सरकार के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? इन तमाम सवालों को सुलझाने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश के रे से बातचीत की। आइए चलते हैं डॉक्टर प्रकाश के रे के पास। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पब्लिक इंडिया पर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और भारत के रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी उन्हें माय डियर फ्रेंड कहते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। उनका हालिया बयान आपने सुन लिया होगा डॉक्टर साहब, जिसमें वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश रखना उनके लिए जरूरी है, इसके बावजूद टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने व्हाइट हाउस को खुश करने के लिए, अमेरिका की सरकार में पैठ बनाए रखने के लिए, अपनी सरकार की के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका की फर्म्स को लॉबिंग के काम पर लगा रखा है। एक फर्म के बारे में भी जानकारी आई है कि उसे भारत सरकार 1.8 मिलियन डॉलर सालाना अदा कर रही है, यानी 1.5 लाख डॉलर हर महीने। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी डट नहीं रहे, वे मान नहीं रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। इस पूरे मामले पर हम आपसे समझना चाहते हैं सबसे पहले तो इसी बात पर कि क्या हमारी सरकार ने जिस तरह से अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स को ये ठेका दे रखा है कि वो उनके लिए फ्लैग बियरर का काम करे, उनके हितों की रक्षा करे, उनकी ब्रांड इमेज बनाने का काम करे,
क्या इससे पहले यूपीए की सरकार ने कभी इस तरह की प्राइवेट फर्म्स को ठेका दिया था लॉबिंग के लिए? नंबर 2, इसके बावजूद ट्रंप सरकार हमारे साथ खड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर और देखें, एक तो ये नई खबर नहीं है। अगस्त में ही ये बात, जब दूसरी लॉबिंग फर्म को जब भारत सरकार ने एंगेज किया था, उसकी खबर आई थी, तो जी। तब ये भी पता चला था कि एक लॉबी ऑलरेडी काम कर रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और इनफैक्ट मई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे विदेश मंत्रालय की, तो उसमें किसी पत्रकार ने इस संबंध में सवाल भी पूछा था। तो उसमें रणधीर जायसवाल, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही थी कि यह कोई नई परंपरा नहीं है लॉबिंग हायर करने की, और ये पहले से भी होता रहा है। और इसको अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके वेबसाइट पर जाके डिटेल्स देखी जा सकती है, और वो सही भी कह रहे थे। बहरहाल, या अभी जो दो कंपनियों की बात है, वो एक कंपनी है जो जिसके बारे में आपने चर्चा की, ये है SHW पार्टनर्स। जी, SHW। और एक कंपनी जिनको जो 15 अगस्त से काम कर रही है, वो है मरकरी पब्लिक अफेयर्स। और देखिए, इसमें मैं पहले की सरकारों वाले में बाद में आऊंगा। देखिए, लॉबिंग कई तरीके से होती है। एक तो ये होता है कि सरकारें ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों को भाड़े पर लेती हैं जो सत्ता से, या कांग्रेस में अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेट पार्टी का अगर बहुमत होता अभी, तो एक आप प्रो डेमोक्रेट लॉबी को आप हायर करते, ताकि वो कांग्रेस के मेंबर्स के बीच में जाके जो है आपके हितों को वो रिप्रेजेंट कर सके। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के से नजदीकी संबंध रखने वाले लोगों की कंपनियां हैं। और जो मरकरी है, वो तो जिसके पार्टनर्स हैं, एक डेविड वीटर हैं, वो लुजियाना में रिपब्लिकन सीनेटर रह चुके हैं। और ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम थी 2020 में, उसकी कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे ब्रायन लांजा। वो इसके पार्टनर है मरकरी का, जिनको कि $75,000 के महीने पर रखा गया है 3 महीने के लिए। तो मुझे लगता है वो खत्म हो गया होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पिछले साल वो खत्म हो गया होगा। और ये जो SHW पार्टनर्स, ये जो है, इसके बारे में ये नहीं जानकारी मिल रही कि ये कितने महीने के लिए है या कितने समय के लिए है। और ये भी जो फर्म है, ये जैसन मिलर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के पुराने सहयोगी रहे हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरे टाइप की जो लॉबिंग होती है, वो होती है कि जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, एक या अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कई बार भारत के हितों या भारतीय कंपनियों के हितों या भारतीय लोगों के हितों को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉबिंग करते हैं उसके लिए। तीसरे तरह की लॉबिंग वो होती है जो बिजनेस कम्युनिटीज की, जो साझा संगठन है, जैसे अमेरिका अमेरिका इंडिया बिजनेस फोरम है। तो ये लोग अपने हितों के लिए दोनों देशों की सरकारों के साथ लॉबिंग करते हैं। तो ये 3 तरीके का हो गया। एक लॉबिंग का तरीका होता है, जैसे कि आपने जो पीछे जो चला कि जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो खुश नहीं है और उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ जो सीनेटर खड़े हैं, लिंडसे ग्राहम, जो बोल रहे थे कि भारतीय राजदूत के घर पे मैं था 1 महीने पहले, और उन्होंने ये कहा था कि आप राष्ट्रपति से अनुरोध करें कि वो भारत पे टैरिफ को कम कर दें, 25% कर दें। तो ये एक दूसरे तरीके की लॉबिंग हो गई, जो हमारे डिप्लोमेट्स और सरकारी, कोई बुराई नहीं। हाँ। और आप जानते हैं कि बहुत तरीके की ये चीजें होती हैं जो हम लोग जासूसी फिल्मों में देखते हैं, या सिक्योरिटी से रिलेटेड फिल्मों में देखते हैं कि पैसे लिए दिए जाते हैं इंटेलिजेंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। और ये भी हम जानते हैं कि सरकार में हर दुनिया भर में सरकारों के पास कुछ ऐसा बजट होता है जो इस तरीके के कामों के लिए होता है, और जिसको कि किसी और मद में दिखाया जाता है।
और कई ऐसे फंड होते हैं जिनका पब्लिक ऑडिट नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये 3-4 तरीके की लॉबिंग है। अब और इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने लिए लॉबिंग फर्म को हायर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ आरएसएस ने हाँ, किया हुआ है। जी। एग्ज़ैक्टली आरएसएस ने वो कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है स्क्वायर पैटर्न बॉग्स। हाँ, स्क्वायर पैटर्न, बिल्कुल। $3,30,000 उसको 2025 के पहली तिमाही में भाई में दिया आरएसएस गया ने था। दिए, हाँ, बिल्कुल। और उसी के बारे में भी आया था कि इस लॉबिंग का, ये जो कंपनी है ये इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर चुकी है, चाहे करती उस है। तरीके के लॉबिंग में इन्वॉल्व है। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। अब आपने जो बात पूछी कि पहले भी होता रहा है कि नहीं होता रहा है, जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले भी खबर आई थी कि म्यांमार में जो मिलिट्री हुंटा जो शासन में काम है, करता है। उसने भी अमेरिका में अपने लॉबिंग के लिए फर्म हायर किया है। कुछ समय पहले इसी फर्म से किया। हाँ, एक अमेरिकी राजनेता पर ये आरोप भी लगा था कि उन्होंने इजिप्ट के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन उसको उन्होंने शो नहीं किया था या कुछ वहाँ की के नियमों के खिलाफ था, तो उन पर कुछ कार्रवाई वगैरह भी हुई थी। तो ये प्रैक्टिस दुनिया भर में होता है। एक एक चीज तो मैं ये अंडरलाइन करना चाहूंगा, इस कोई अलार्मिंग चीज नहीं है। अलार्मिंग चीज पे हम बाद में आएंगे। अब देखिए, जो रणधीर जायसवाल का दावा है कि 1950 से ही ये हो रहा है, 1949 से हो रहा है, तो हम उतना अब दूर क्यों जाएं। हम अगर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की बात करें, बिल्कुल। तो जो वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है, उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट नाम है, अ, 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 कपूर, सम कपूर हैं, रमेश जी। कपूर। तो इन इन लोगों ने न्यूक्लियर डील के लिए अच्छा खासा प्रयास किया था कि न्यूक्लियर डील जो है हो जाए। हो जाए। और इंटरेस्टिंग चीज है, जो रमेश कपूर के साथ मसला हुआ था कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब गए थे वहां पे अमेरिका। अमेरिका गए थे, किस साल, अ, 2010 में शायद, जी। 2010 में या 2009 के आखिर में गए थे, जब भी 2009 जब बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी थी। हाँ। तो जो डिनर होना था, डिनर पार्टी जो होनी थी, तो उसमें होता है ना कि भाई आप अलग अलग लोगों को न्योता देते हैं, उद्योगपति भी होते बिल्कुल। हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं। तो इनको, कपूर को बड़ी निराशा हुई कि उनको इनविटेशन नहीं मिला नहीं मिला। और संत सिंह चटवाल को मिला। आपको याद होगा, संत सिंह चटवाल, अमर सिंह के साथ उनकी बिल्कुल। तस्वीरें आती थी, हिलरी क्लिंटन के और बिराज। बिल क्लिंटन के काफी करीबी थे। जी, जी। और तो एक लॉबिंग का ये भी उदाहरण है। अब हम मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में अगर बात करें, तो उस समय हमारी सरकार ने, देखिए कई बार क्या होता है कि एक ही सरकार किसी भी देश की, वो एक से ज्यादा लॉबिंग फर्म को हायर करती है। जैसे इस केस में भारत ने 2 कंपनियों को हायर 2 किया। फर्मों की। और अमेरिका और में लॉबिंग कानूनी है, ये भी बता दें हमारे दर्शकों हाँ, को। कानूनी है वहाँ ये उसका। अधिकार, बिल्कुल। जस्टिस डिपार्टमेंट के यहाँ आपको सारा डिटेल्स देना पड़ता है, और वो वेबसाइट पे बिल्कुल। जानकारी दी जाती है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आपका कार्य क्या क्षेत्र कर क्या रहे हैं? रहा। बिल्कुल। तो इसीलिए कुछ देश आधा दर्जन तक कंपनियों को हायर करते हैं, वो अलग अलग काम करती हैं। और अमेरिका में कुछ ऐसी कंपनियां भी सक्रिय हैं, जो अमेरिका में जो कानून पास होते हैं, तो उन कानूनों में अ, 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 दूसरे देशों की सरकारों के या कंपनियों के या अमेरिका के भीतर की कंपनियों के हितों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए भी लॉबिंग करती हैं। जैसे अ, हर साल जो मिलिट्री बजट पास होता है अमेरिका का, जी। और अब हम लोग जानते हैं कि लगभग अब तो वो $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। जी। तो वो, और अमेरिका दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, उन उन सबके बराबर, उनसे सबसे, माने बाकी 9 को आप जोड़ लें तो उससे ज्यादा खर्चा करता है मिलिट्री पे।
तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धन है वो। बड़ा बजट है। तो लॉबिंग फर्म उससे करोड़ों रुपया कमाती हैं हर साल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें ये होता है ना कि ये बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, ये बेचने पर ये शर्त कौन-सा होगी। हथियार बनेगा क्या? बिल्कुल। हाँ, और एक इसी में इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई है, पता नहीं वो कितना अ, लॉबिंग का मसला था या जो भी था, लेकिन एक वहाँ पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन या एसोसिएशन है जी। अमेरिका में। उसने एक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ भी है वहाँ पर सर। हाँ, हिंदू लेकिन ये स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एक विंग, हाँ, वो अलग हाँ, है। जी। लेकिन ये अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो बस मतलब अमेरिकन सिटीजन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके बारे में पिछले साल एक खबर बड़ी चर्चा में आई थी कि F-16 का से रिलेटेड कुछ उसका कल पुर्जा या मेंटेनेंस वगैरह का कुछ पैकेज जाना था पाकिस्तान। तो इस फाउंडेशन ने वहां पे अमेरिकी कांग्रेस में या व्हाइट हाउस में किसी से संपर्क किया था कि आप इसको रोकने में हमारी मदद करें, ये F-16 का जो पाकिस्तान सस्टेनेबल, न जाए। जी। और आप ये मतलब उन्होंने ये तर्क दिया कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों का के अधिकारों का हनन होता है, उनका उत्पीड़न होता है, तो इस आधार पर जो है आप लॉबिंग करिए कि ये पैकेज या तो न कुछ जाए। समय के लिए रुक जाए या खारिजी हो जाए। तो एक लॉबिंग वो भी है। अब मैं जो ये कह रहा था कि पहले भी होता रहा है, 2008 में 2005 में भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि हम लोगों को पॉलिटिकल एडवोकेसी की जरूरत है वाशिंगटन में, और इस एडवोकेसी के लिए $6000 हर महीने के आधार पर 2 कंपनियों को हायर किया गया था। ये 2005 का है। जो छिटपुट मेरे पास आंकड़ा मैं जल्दी-जल्दी जुगाड़ कर पाया हूँ। 2008 में भारत ने $5 मिलियन से अधिक वाशिंगटन के लॉबिस्टों को दिया। और ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके आंकड़ों के आधार, जानकारी के आधार पर मैं ये बात साझा कर रहा हूं। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन और रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उस समय जो 2005 में उस समय जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, तो उस समय इन चीजों पर फोकस था, ये एजेंडा थे इन लॉबिंग फर्म्स का। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इस पर आ रहा हूँ कि आपने जो कहा कि सीरियस कंसर्न वाली बात दूसरी है। अगर हम और 1.5 लाख अगर डॉलर। जी। एक अगर एक लाइन खाली मैं आपको बताऊं कि जो हमारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन का जो जॉर्ज बुश के समय से बात हो रहा था, अल्टीमेटली वो बात जाके पूरी हुई बराक ओबामा के टाइम पे, जी। वो उसके जो मुख्य रणनीतिकार थे, वो थे रॉबर्ट ब्लैकविल, जो 2001 से 2003 के बीच में भारत में अमेरिका के राजदूत थे। राजदूत से। जी। और जब यहां से वो हटे, तो उन्होंने एक रिपब्लिकन लॉबिंग फर्म बार्बर ग्रिफिथ एंड रॉजर्स को ज्वाइन किया, और उस कंपनी को इस इंडियन मामले में गवर्नमेंट ने लॉबिंग का। जी। के लिए हायर किया। तो इस तरीके से खेल होते हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और दुनिया की तमाम सरकारें, सारे देश इस तरह के काम करते हैं लॉबिंग के लिए। लेकिन उसका हासिल क्या है, उस पर बात करना ज़रूरी जी। है। अगर आज की तारीख में अमेरिका हमारे ऊपर मनमाना टैरिफ थोप रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना ज़रूरी है, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ये 3 वाक्य बहुत गंभीर हैं। तो ये लॉबिंग फर्म पर इतना करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद हासिल क्या हुआ? देखिए, इसमें एक तो ये निश्चित रूप से ये निराशाजनक है कि भाई हमारे, अगर मान लीजिए आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये भी तो पूछेंगे ना कि भाई इसका हो क्या रहा, क्या इसका किया? रिजल्ट क्या सही है। बात। जी। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, लॉबिंग करानी है, करनी चाहिए, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत अल्टीमेटली हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशें भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये लिंडसे ग्राहम का ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये मापने का तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन
अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, क्योंकि वो सीनेटर है, अगर वो झूठ बोलेगा तो कल उसकी सीनेटरी चली जा सकती है। अगर सर वो अमेरिका उसमें फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन है, लिंडसे ग्रैहम अमेरिका की सरकार में वित्त समिति का चेयरपर्सन है, छोटे पद पर नहीं है वो। और इजराइल के बहुत बड़े समर्थक सीनेटर हैं, बहुत वार मॉन्गर माने जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि भारत के खिलाफ बोलने का उनको कोई मतलब उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा होगा। लेकिन अगर उनकी बात सही है तो ये डिप्लोमेसी के हिसाब से भी बहुत निराशाजनक है कि भाई राजदूत का काम थोड़ी है कि भाई आप जरा सा उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए, हमारा टैरिफ कम करा दो। तो मैं समझता हूं कि ये एक निराशाजनक पहलू है यहाँ पर कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद। और इनफैक्ट ये तो चलिए 2 कंपनियों की बात आ रही है जो पिछले साल 2025 में एंगेज किए गए। कुछ समय पहले मोदी गवर्नमेंट के टाइम में ही ये खबर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों पार्टियों के बीच अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ले जाने के लिए लॉबिंग फर्म को हायर किया था। लेकिन क्या हुआ उसका? तो मेरा सवाल वही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। आपने 1.8 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, $1.5 लाख हर महीने खर्च कर रहे हैं, और इसके बावजूद अमेरिका, व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। और आज की ताजा खबर डॉक्टर साहब, मैं उस पर भी जरूर आपसे चाहूंगा रोशनी डालें आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि हमने रूस से तेल नहीं खरीदा। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद इस तरह का बयान भारत की एक कंपनी दे रही है, यानी भारत सरकार के इशारे पर ही तो बंद किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आज भी काम कर रही है कि आप रूस से तेल नहीं खरीद रहे। आपको सफाई पेश करनी पड़ रही है, लिखित में बयान जारी करना पड़ रहा है, और सरकार चुप है। सर मेरा सवाल ये है, आपने लिंडसे ग्राहम का बात एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रहा था कि हमारी सरकार अपनी बात को आगे ले जाने के लिए लॉबिंग हायर कर सकती है। वहां पर जो हमारे सपोर्ट के इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनसे वो अखबार में विज्ञापन वगैरह दिलवा सकती है। लेकिन खुद हमारी सरकार अपने लोगों को मोटा मोटी जानकारी देने में क्यों पीछे हट जाती है? भाई मान लीजिए कि टैरिफ का मसला फंसा हुआ है, हमारी ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, तो बीच बीच में आप अपनी पब्लिक को बता दीजिए कि भाई यहां तक बात पहुंची है, यहाँ मामला अटका हुआ है। आप बहुत ज्यादा डिटेल मत बताइए क्योंकि अभी निगोशिएशंस हो रहे हैं, लेकिन आप एक बता सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वो एक निश्चित रूप से वो ठीक बात नहीं है। मतलब वो एक तरीके से, और आपने देखा कि अखबारों में एक तो चलन बन गया है कि खबर भी आती है तो सूत्रों के अनुसार आती है। भाई मंत्री हैं, सचिव हैं, ये किस दिन रात के लिए हैं? अच्छा देखिए, आपने लिंडसे ग्राहम के बयान की बात करी, वो तो साफ कह रहे हैं ना कि पिछले महीने विनय मोहन क्वात्रा, भारत के जो राजदूत हैं, उनके घर पर मेरी बैठक हुई, और जिसमें हम भारत के राजदूत ने गुहार लगाई कि टैरिफ कम कराने की बात कीजिए आप। इस बारे में सफाई लॉबिंग फर्म थोड़ी देगी, भारत के विदेश मंत्रालय को देना चाहिए। और आपने रिलायंस वाली बात जो रेखांकित की, ये इंटरेस्टिंग है कि एक अमेरिकी अखबार लिख रहा है कि तेल निकल चुका है और वो तेल जो है रिलायंस के किसी रिफाइनरी के लिए जा रहा है। तो उसका खंडन करते हुए रिलायंस ने ये बात जारी की। कल या परसों हिंदू अखबार में ये रिपोर्ट आई है कि नवंबर के महीने में हमने हाईएस्ट परचेजिंग की है तेल की रूस के साथ। तो समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर खरीद कौन रहा है, कितना खरीद रहा है, कितना नहीं खरीद रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले हमारी वित्त मंत्री ने, अब पता नहीं वो एग्जैक्ट रूल क्या है, लेकिन उन्होंने ये एक कानून बनाया था किसी बजट में या किसी फाइनेंस बिल में कि अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से आयात निर्यात के से जुड़े हुए आंकड़ों को सार्वजनिक करता है या पब्लिश करता है तो यह कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक चीज और आपको रेखांकित कर दूं। इसी सरकार ने आते आते एक कानून पास किया था कि अगर आप भारत का नक्शा गलत डालेंगे जी, तो उसमें शायद 7 साल की कैद और 1 करोड़ रुपया तक के जुर्माने का प्रावधान है उसमें। और कई लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं
कि एक ऑथेंटिक पॉलिटिकल मैप भारत का सरकार को डिजिटली जारी करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अभी आप विकिपीडिया पे जाएं और भारत का नक्शा उठाएं, तो वो नक्शा तो हमारे ऑफिशियल नक्शे से अलग है, नहीं होगा। तो वो शेयर करना गलत होगा। लेकिन जब अब डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, तो हमारे पास तो सरकार को कर देना चाहिए। एक लेटेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि वो नक्शे दुनिया भर के आउटलेट छाप रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारी सरकार उस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रही है। तो बड़ी मतलब अजीब सी चीज है कि आप एक कानून भी बना दो और फिर ये भी कर दो। अच्छा, आप आयात निर्यात बिजनेस का डेटा शेयर करने पर आपको दिक्कत हो रही है, तो भाई आप ऑफिशियली जारी करते रहो समय समय पर। सरकार खुद जारी कर दे, सही बात। और इनका और तो आज डेटा की क्वालिटी पर भी सवाल उठ चुका है, आईएमएफ तक उठा चुका है। उठा चुका है, बिल्कुल ठीक बात। ये तो वैसे भी नो डाटा सरकार है। सर, मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। ये खुश करने वाला जो शब्द है, इसकी मैं पड़ताल करना चाहता हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति को, वो भी भारत जैसे महादेश का प्रधानमंत्री, कैसे खुश कर सकता है? मतलब वो तरीका क्या है? क्या करेगा भारत सरकार का प्रधानमंत्री? क्या देखिए, हमारी विदेश नीति, वाणिज्य व्यापार नीति, हमारी रक्षा नीति को उसके मुताबिक बदल देगा जो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? वो खुश करना होगा या कुछ और है? क्या है आखिर खुश करना माने क्या? देखिए, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में अगर हम देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बात करने का उनका एक अंदाज है, जिसमें कि वो दूसरों को कुछ भी डिमीन कह करना, सकते हैं। दूसरों को अपमानित करना, ये उनका सबने देखा जेलेंस्की के साथ क्या हुआ, सबने देखा कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया, और भी दूसरे नेताओं के साथ, या वो अपने देश में अपने विरोधियों को जिस तरीके से अगर एड्रेस करते हैं। तो एक तो पीछे जो भारत पाकिस्तान को लेके वो दर्जनों बार जो उन्होंने बात कही, दावे किए, 65 तो बार, हाँ। एक तो ये है कि जब ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा आला आदमी अगर ये जब बात कहता है, किसी तरीके की बात कहता है जो आपत्तिजनक है, तो हम उस पे अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराते। पहली चीज, ये हमारी एक कहीं न कहीं कमजोरी है। ठीक है, कुछ मामलों में हो सकता है कि भाई आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, बात को ना बढ़ाएँ, वो समझ सकता हूँ। बिल्कुल लेकिन ठीक। बार-बार दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रशंसा की। तो तुरंत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको थैंक यू, धन्यवाद करते हुए थैंक यू तुरंत वेरी मच जी। वो कर दिया। तो ये मतलब अजीब-सी चीज़ है कि जहाँ बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे हैं, और एक ट्वीट और उसने जरा कर सी दिया। तारीफ कर दी तो आप नाचने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारी पीछे एक आध बार पीयूष गोयल ने जैसे एक बार जरूर कहा था कि व्यापार समझौते बंदूक की नोक पर नहीं होते, नहीं हो सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बात ये थी कि सेम डायलॉग जापान के जो इनके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे वो उनसे पहले कह चुके थे। कह चुके। तो वही चीज है कि देखिए, आप थोड़ी सी पारदर्शिता के साथ अगर रहें तो बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही हल हो सकती हैं। जी। डॉक्टर साहब, मैं अभी आप सहमत हूँ कि विदेश नीति अभी के मामले में जी, हम लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेड डील पे रुकावट क्यों है, और वो बात बढ़ी कहां तक है। जबकि मालूम होना चाहिए देश को। देश के राष्ट्रीय हित उसमें छुपे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विदेश नीति के मोर्चे पर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां चुप रहना ही बेहतर होता है। हम भी सहमत हैं, हर बार हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब बात देश के हितों की और देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की हो, तो क्या एक बार 65 बार सीज फायर का दावा कर चुके डोनाल्ड ट्रंप? बीच में एक बार कह चुके मैं करियर बर्बाद नहीं करना चाहता मोदी का, और अब कह दिया मोदी मुझे खुश करना चाहता। तो आपको नहीं लगता कि अब ये अनदेखी लायक बात नहीं है? बिल्कुल इंदिरा नहीं, गांधी का दौर, उन्होंने और टैरिफ बढ़ाने की बात करी है कि उसकी और भी बढ़ा धमकी सकते। दे दी है। तो आखिर कब तक नरेंद्र मोदी की सरकार या खुद नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय कब तक चुप रहेंगे? कितना बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यूरोप का हो सकता है। जैसे जी, यूक्रेन वार से अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की और यूक्रेन में फायदे में अपना सबसे ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश की। बिल्कुल।
तो यूरोप ने तुरंत कुछ पॉलिसी डिसीजन में, कुछ डिप्लोमेसी में थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का मसला हो या अभी वेनेजुएला का मसला हो। अभी जैसे ही डेनमार्क को इन्होंने नोटिस दिया कि ग्रीनलैंड वापस ले लूंगा, 2 महीने का मैं तुमको टाइम दे रहा हूं डिसाइड करने का, तो कल डेनमार्क, जो कल रात में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इसमें डेनमार्क जो है और बहुत सारे और यूरोपीय देश बोलने लगे कि हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं, भले हम मदुरो को पसंद ना करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो वहां से हम एक उदाहरण सीख सकते हैं कि बात ये नहीं है कि और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी वगैरह की बात करना भी थोड़ा सा ज्यादा बोलना हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने इंटरेस्ट को रखते हुए एक कूटनीतिक पैंतरे के रूप में तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। जैसे वेनेजुएला की बात थी, आप एक स्टेटमेंट दे देते, ये ठीक नहीं हुआ, थोड़ा मैं प्रेशर उसी पे बढ़ता। आ रहा था सर। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल वेनेजुएला पर ही था कि भारत सरकार ने जो बयान जारी किया है उसमें यूएसए शब्द भी नहीं है, तो क्या भारत सरकार पाकिस्तान और चीन के बाद अमेरिका शब्द का उच्चारण भी भूल जाएगी? गलवान के बाद से आज तक चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने। देखिए, पहलगाम के बाद अगेन मैं ये कहूंगा कि कई बार कूटनीतिक मसलों में एक क्या कहते हैं उसको कि एक रिचुअल के रूप में आप बयान जारी कर देते हैं और उसमें इस तरीके की बात लिखने से परहेज करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे देशों ने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उन्होंने भारत के साथ सहानुभूति जताई, सपोर्ट अपना बताया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन उन देशों ने उस घटना के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान को को, जिम्मेदार नहीं ठहराया या उसका उल्लेख लेकिन तक सर, नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहलगाम और इसमें तो अंतर है। यहाँ बिल्कुल आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हमने कब्जा कर लिया है, अब हम वहां राज बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहलगाम तो एक आतंकवादी घटना थी, ये एक देश का हमला है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि कई बार आपको कूटनीतिक मर्यादा के अंतर्गत आपको बयान जारी करना पड़ता है, लेकिन आप हर मसले पे चुप नहीं रह सकते। और ऑलरेडी देखिए, मैं उस दिन भी आपसे बातचीत में कह रहा था कि गाजा में जो हुआ, वेनेजुएला में जो अभी हो रहा है, या और कहीं जो भी चीजें हो रही हैं, होने भाई वाला है। ट्रंप ने 1 साल के भीतर 7 देशों में तो बम गिराया ही ना। बिल्कुल। तो आप कहां तक चुप रहेंगे? कुछ कोई तो स्टैंड होगा। और इसीलिए मैं उस दिन भी कह रहा था, अभी भी कह रहा था कि देखिए, जितने इस दुनिया के विकासशील गरीब देश हैं, जो कि हमारे साथ जिनका एक साझा इतिहास है कि वो भी उपनिवेशवाद के, साम्राज्यवाद के और आक्रमणों के पीड़ित देश कर हैं, रहे हैं। हम भी हैं। हम उनके यहाँ भी खजाना पड़ा हुआ है, लूटा गया, गुर्बत आई। हमारे यहाँ भी खजाना भरा था, लूटा गया, गुर्बत आई। तो ये जो साझा जो हमारी ये विरासत है, अपनी जो हमारी स्मृति है, उसको थोड़ा-सा तो हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, मैंने 1-2 उस पर एक्स पर शेयर भी किया है, नेल्सन मंडेला के छोटे-छोटे क्लिप्स हैं। हाँ जी जी जी, देखा। उन्होंने कहा कि एक बार उनसे पूछा गया कि कल आपने एक इंटरव्यू में बोला कि जो सामने वाले को देख के अपने स्टैंड में बदलाव लाता रहेगा, वो व्यक्ति अपने देश का नेता नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है? क्यूबा को लेकर आपको बोलने में क्या दिक्कत है? उनका ह्यूमन राइट्स का ये रिकॉर्ड है, उनके यहाँ ऐसा है, वैसा है, डिक्टेटरशिप है। तो मंडेला ने कहा कि जब 60 के दशक में हमारे नेता बाहर जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांग रहे थे दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, तो सबसे पहले हमने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वहां से हमको कह दिया गया कि आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम क्यूबा के पास गए, तो न सिर्फ उन्होंने मदद का वादा किया, बल्कि जो भी उनसे हम मांग सकते थे वो हमें मिला। तो आज आप कह रहे हैं कि मैं क्यूबा के खिलाफ इसलिए बोलने लगूं कि उनके देश में कुछ हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा था, मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दूंगा? और सिर्फ इस बात से कि आपको खुश करना है, आपके साथ रिलेशन बनाना है, सिर्फ इस बात से। जी, तो हमारे प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता किया जाए? जी डॉक्टर साहब। देखिए, हम लोगों को ये समझना चाहिए
कि विश्व व्यापार संगठन में, जलवायु सम्मेलनों में और दूसरे और इस तरीके के वैश्विक मंचों पर जो हमारे हित में, हमारे हितों के लिए जो देश खड़े होते हैं, हमें भी उनके साथ खड़ा होना खड़े चाहिए। हो बिल्कुल जो ग्लोबल साउथ के देश आपको ये तेल, गैस, कोयला जलाने को लेके रोज नियम कानून बनाने की कोशिश करते हैं। आपके एक्सपोर्ट को देखते हैं कि मानवाधिकारों का और पर्यावरण के नियमों के अनुकूल है या नहीं है। नियम थोपते रहते हैं वो आपके ऊपर। और वो देश खड़ा होकर वोटिंग करके डब्ल्यूटीओ से लेके जलवायु सम्मेलन में उन चीजों को हटवाते रहते हैं। आप उनके ही आड़े वक्त में नहीं आएंगे तो कल फिर आप क्या सपोर्ट करने जाएंगे? डब्ल्यूटीओ में तो अमेरिका ने आपके ऊपर कितने कंप्लेंट्स डाले हुए हैं, कितनी शिकायतें डाली हुई हैं। ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि इन लोगों को विकासशील देश का टैग हटाना चाहिए, इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली तो देखिए क्या है, आप अगर एक व्यक्ति हैं तो आप परिवार में अपना ठीक करके रखेंगे, पड़ोस में ठीक करके रखेंगे, कम्युनिटी में ठीक करके रखेंगे। उसी तरीके से देशों की भी कम्युनिटीज होती हैं। तो निश्चित रूप, और ये देखिए ये सब बातें ऐसी नहीं है कि कल कोई दूसरी खबर आ जाएगी तो लोग भूल जाएंगे। ग्लोबल साउथ के लोग पूरी तरीके से देख रहे हैं कि पिछले 20, 25, 30 सालों में दुनिया में किस तरीके से क्या हो रहा है और किसने किसका पोजीशन लिया है। ठीक है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन नोट जरूर हो रहा होगा ये सारा चीज। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश पेरे जी, आपने इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं, खास तौर से भारत और अमेरिका के रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते, हमारे ऊपर लगातार थोपे जा रहे टैरिफ और तमाम जरूरी मुद्दों पर हमसे बात की। और आपका मानना है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बोलना ही चाहिए, समझ बूझ कर बोलना चाहिए। खास तौर से जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और भारत के प्रधानमंत्री को असुविधाजनक स्थिति में ला रहे हैं, तब सरकार को जरूर एक बार जवाब देना चाहिए। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी, दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके जरूर बताएं। डॉक्टर साहब, फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, धन्यवाद।